हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 042 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोल रहा है डिफाइन द टर्म एल्गोरिदम, एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि भाई एल्गोरिदम क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मैंने बहुत सिंपल सा भाषा में लिखा है कि एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, एक फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी काम को पूरा करने के लिए जो हम लोगों का स्टेप होता है, कि इस काम को करने के लिए जो स्टेप लग रहा है वही होता है हम लोगों का एल्गोरिदम, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एल्गोरिदम, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि कोई टास्क को करने में कौन कौन सा स्टेप लग रहा है वही हो गया आप लोग का एल्गोरिदम। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ पूछा है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिदम, तो क्या क्या ज़रूरत होता है एल्गोरिदम में। तो सबसे पहले चाहिए हम लोग को इनपुट, यानी कि एन एल्गोरिदम मस्ट हैव जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स, ठीक है। तो कोई भी एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए उसमें इनपुट की ज़रूरत होती है, या मतलब एक हो, एक से ज़्यादा हो, या फिर एक भी ना हो, इनपुट हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो एक एल्गोरिदम मस्ट हैव जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है आउटपुट। तो एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन वेल डिफाइंड आउटपुट, ठीक है। तो यानी कि जो भी हम लोग एल्गोरिदम कर रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि वो कोई प्रोसेस होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होगा या कोई टास्क करने के लिए होगा, तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन तो आएगा ना, एक आउटपुट तो आएगा ना एंड में। तो इसलिए एल्गोरिदम में क्या होना चाहिए कि एक आउटपुट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए डिफाइनाइटनेस। तो ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिजियस, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए कि डिफाइन नेट, यानी कि जितने भी हम लोग एल्गोरिदम को कर रहे हैं, जितने भी स्टेप हैं उन सब का क्लियर होना चाहिए कि वो काम क्या कर रहा है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, या फिर कोई ऐसा काम है जिसकी ज़रूरत नहीं है एल्गोरिदम में, फिर भी उसको स्टेप में लगा के रखें, मतलब उस एल्गोरिदम में लगा के रखें कोई ऐसा स्टेप्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी हम लोग स्टेप कर रहे हैं वो सब क्लियर होना चाहिए, और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। तो इसलिए डिफाइनाइटनेस होना चाहिए। उसके बाद आता है फाइनाइटनेस, यानी कि एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कोई भी एल्गोरिदम इनफाइनाइट नहीं हो सकता है ना। इनफाइनाइट होगा तो वो एल्गोरिदम कैसे हुआ, फिर वो तो भाई एक तरह से चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए एक एल्गोरिदम को फाइनाइट होना चाहिए, है ना, यानी कि उसका एंड, अगर वो स्टार्ट हुआ है तो उसका एंड भी होगा एक पॉइंट के बाद, एक प्रोसेस, एक स्टेप्स के बाद। तो वही होना चाहिए कि एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि जितने भी स्टेप्स हो 10, 15, 20, लेकिन एक फाइनाइट नंबर में वो ख़त्म हो जाना चाहिए एल्गोरिदम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है करेक्टनेस। तो द एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल वैलिड इनपुट, यानी कि भाई कि जो भी हम लोग एल्गोरिदम, जिस काम के लिए भी हम लोग एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोगों का आउटपुट सही देना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो मस्ट प्रोड्यूस करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल वैलिड इनपुट्स, यानी कि जो भी इनपुट देने, जो भी वो एल्गोरिदम जो भी काम के लिए है, उससे हम लोगों को सही आंसर मिलना चाहिए। तो ये सब होती है इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसमें इनपुट होना चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए, डिफाइनाइटनेस होना चाहिए, सारा स्टेप क्लियर होना चाहिए। फाइनाइटनेस मतलब सारे स्टेप्स हम लोग का फाइनाइट नंबर में सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद करेक्टनेस की जो भी हम लोग कर रहे हैं उससे सही आंसर आए हम लोगों का। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट एन एल्गोरिदम फॉर मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस, ऑल्सो फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम। तो यहाँ देखिए हम लोग एल्गोरिदम लिखने बोल रहा है, जो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है 2 नंबर का, ठीक है। तो चलिए करते हैं एल्गोरिदम। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो इनपुट में हम लोग को क्या ज़रूरत होगा, तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 मैट्रिक्स तो हम लोग को चाहिए ही। तो देखिए 2 मैट्रिक्स हम लोग ले लिए ए और बी नाम का, ठीक है। ए में क्या है, ए जो है m इंटू एन है, यानी कि नंबर ऑफ रोज है m और नंबर ऑफ कॉलम जो है n है, ठीक है। बी में क्या है, नंबर ऑफ रोज जो है n है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो p है। अब यहाँ पे देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि भाई सेम इंटू सेम, यानी कि 3 इंटू 3 हो या फिर 2 इंटू 2 है, ऐसा नहीं बोल रहा है। इसमें बोल रहा है 2 मैट्रिक्स का करना है, इसलिए हम लोग को क्या लेना होगा, एक तो एम एन ले लीजिए और एक को एन और पी ले लीजिए, ठीक है। इसमें एक जो होना चाहिए ना वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि इसका जो कॉलम है इसका रो में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने 2 मैट्रिक्स लिया है, ये हम लोग का 2 इंटू 2 है, यानी कि 1 2 3 4 है, और ये 1 2 जो भी है, ठीक है। तो ये आपको पता है नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 वाला है।
तो देखिए इसका आउटपुट जो बनेगा ना, आउटपुट हम लोग का होगा इस ढंग से। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूँ, यानी कि ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरह का बनेगा, यानी कि 2 × 2 का आउटपुट हम लोग का बनेगा ये वाला। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक आउटपुट बनाएंगे मैट्रिक्स सी नाम का। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का एम और पी होगा, यानी कि रो मतलब पहला वाला मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है एम और पी। तो इसलिए हम लोग का ये जो हो गया, ये हम लोग का मैट्रिक्स सी बना, जिसमें हम लोग का आउटपुट आएगा। ठीक है, अब ये सी की जगह पे आप सम ले सकते थे अपने हिसाब से, सम या फिर मल्टीप्लाई जो भी लेना चाहते हो, बस ये नाम है ए बी और सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दो इनपुट ले लिया, मतलब इनपुट ले लिया, आउटपुट ले लिया। अब देखिए स्टेप्स क्या होंगे इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। फॉर आई इज इक्वल टू 0 to m-1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले m-1, यानी कि हम लोगों को क्या है, एक पता है नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या है फर्स्ट वाले इसमें। फॉर एग्जांपल इसी का हम लोग एग्जांपल ले चलते हैं। तो इसमें रो कितने हैं, ये 1 है और ये 2 है ना, 2 रोज है। रो ऐसे होता है ना 1 2, तो हम लोग का 2 है। तो हम लोग का क्या होगा, आई 0 से शुरू होगा और m-1 तक जाएगा, यानी कि वही 0 से लेके 1 तक, यानी कि 2 रो तक जाएगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया रो। और उसके बाद उसी के अंदर क्या करो, फॉर j इज इक्वल टू 0 to p-1। अब इसको क्या करो, j जो 0 है इसको क्या करो सेकेंड, मतलब सेकेंड वाले जो है मैट्रिक्स हम लोग का, उसका p तक लेके जाओ। ठीक है, आप देखिए नॉर्मल हम लोग समझते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे देखिए कोई भी मैट्रिक्स जो होता है 1 2 3 4 और ये जो है 1 2 3 4, अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, ये बेसिक जानिए। क्या होता है, ये जो पहला रो है इसको दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसी ढंग से होता है ना मल्टीप्लाई, ये चीज़ आपको आता होगा। इसका पहला रो को इन दोनों के मैट्रिक्स से करो, फिर हम लोग नीचे आएंगे इस रो को, फिर इस रो को इन दोनों के कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो बस वही चीज़ इस यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो आई हो गया m-1, जे को हम लोग p-1 तक ले जाएंगे। p मतलब कॉलम, आपको पता है कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि पहला रो का होगा इन दोनों कॉलम से, तो इसलिए हम लोगों ने इसका यूज़ किया। और इसके अंदर क्या करेंगे, एक सी नाम का मैट्रिक्स जो बना है उसमें आई और जे को 0 0 पे सेट कर देंगे, यानी कि मतलब सी में वाले जो वैल्यू है आई और जे, यानी कि फॉर एग्जांपल इसके लिए फाइंड हो रहा है तो यहाँ पे इसको अभी 0 सेट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग का आउटपुट है, ये वाला सी है। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट इसको। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, के नाम का के वाला बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, के को 0 से शुरू करेंगे और n-1 तक लेके जाएंगे। ठीक है, n-1 मतलब कि ये क्या है, कॉलम ए का कॉलम तक लेके जाएंगे, यानी कि ये पहले 1 पे आएगा, फिर इस यहाँ तक आएगा और फिर बी वाले पे भी n तक लेके जाएंगे, यानी कि n क्या है इसका, रो है। तो पहले 1 होगा फिर 2 होगा, यानी कि देखिए पहले 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 पे आएगा, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें देखिए वही चीज़ की है, सी में क्या करो, आई जे में क्या करो, प्लस इज इक्वल टू ए इंटू आई के प्लस बी इंटू के जे कर दो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर प्लस होके इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। और फिर लास्ट में रिटर्न सी कर दो। इसको आप नॉर्मली याद भी कर सकते हो, पूरा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, एकदम एक एक स्टेप करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये करने जाऊँगा तो आराम से 30-40 मिनट का वीडियो बन जाएगा, समझे। उसमें बहुत डेप्थ में बताना होगा, मैं एक एक चीज़ को करने बैठूंगा। तो आप नॉर्मल समझिए, एक आई से शुरू किए एम तक लेके गए, जे से शुरू किए पी तक लेके गए, और फिर इसके अंदर क्या किए, सी नाम वाले में 0 0 सेट किया और उसके अंदर के को लेके एन तक लेके गए और यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करके सी में डाल दिए और लास्ट में रिटर्न सी कर दिए। तो ये मैट्रिक्स हम लोग का रिटर्न हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई हो गया है वही इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पूरा ये एल्गोरिथम करता है। अब यहाँ पे देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ओ m इंटू एन इंटू पी। ठीक है, बिगो ऑफ m इंटू एन इंटू पी, यानी कि m क्या है यहाँ पे पता है आप लोग को, m इज़ द नंबर ऑफ द रो इन मैट्रिक्स 1, मतलब मैट्रिक्स ए, पता है ये मैट्रिक्स ए का। और n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, देख रहे हैं n कॉलम भी है और साथ में b का रो भी है n, तो वही लिखे n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ठीक है, और ये p क्या है, p इज़ द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी, पता है आप लोगों को p क्या है वही। तो बस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो ये होगा ओ एम एन पी। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर बी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।